बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ये लगता है और हम सब भी यही सुनते हैं कि शहरों का जीवन बहुत आसान है। जहाँ पर पानी भी खरीद कर पीना पड़ता हो, वहाँ का जीवन इतना सरल है, आपने सोच भी कैसे लिया? रही बात अपने आप को बेहतर बनाने की, तो शहर में जाकर जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, अगर यहाँ गांव में रहकर उसकी आधी भी मेहनत करे ना, तो शहर से ज्यादा तरक्की यहाँ इस गांव में है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? सिवा है हम सिवा। अरे आपके पूरे टाइम में जो काम आता था। तुमको समझने की गलती एक बार हमारा आदमी कर चुका है, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो आज दुनिया में नहीं है। ये सब कार्य अक्सर पढ़ने से तो हर गृहस्थी नहीं चलने वाला बहू। कितनी बार समझाया तो हर को कि पहले आदमी को ध्यान दो, घर को संभालो। जब घर सुखी होता है ना, तब औरत का पूरा संसार सुखी होता है। पर ना, तुमको तो बस अपना मनमानी करना है। जब तक आप लोग नहीं कहेंगे माँ, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। जब आप कहेंगी तभी मैं किताबों को हाथ लगाऊंगी। अरे वाह, जैसे हमने कह दिया और तुमने मान लिया। जैसे हम जानते ही नहीं है। जेठ के सामने तो मुंह उठा के पहुंच जाती हो, और तुम्हारे जेठ को भी तनिक समझ नहीं कि अपने छोटे भाई की दुल्हनिया से ज्यादा बतियाया नहीं जाता। माँ, धीरज भैया तो बस इतना चाहते हैं कि मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी करूं, जैसे छाया पढ़ रही हैं। अरे वाह, आ गई ना मन की बात जुबान पर। अरे तुम्हारा और छाया का कोनो मेल है का? ऐसा काहे नहीं कह रही हो कि छाया शहर में पढ़ रही है तो तुमको जलन हो रहा है? अरे ननंद और भोजाई का कभी पटरी बैठा है का? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छाया से मैं क्यों जलूंगी? वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है। बस बस बस, हमको सब समझ में आता है। हाँ, मन की बात पकड़ी गई तो एकदम भोली बन रही हो। हमने दुनिया बहुत देखे है, एक बात समझ लो, हमारी छाया पे अपनी टेढ़ी नजर रखना भी मत, समझ गई? माँ, हम सच कह रहे हैं, हमारे मन में कोई गलत भावना नहीं है। अपने ये घड़ेड़ी आंसू है ना, किसी और के सामने बहाना, समझी? हमारे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये पढ़ाई को झोंको चूल्हे में और जाकर घर के काम संभालो, समझ गई? जब से हमारा बिटवा तुमसे ब्याह करके आया है ना, तब से परेशान है बेचारा। अरे किरण, आज स्कूल छोड़कर यहाँ कैसे आना हो गया? कहीं इस बार लेक्चर सुनने की बारी मेरी तो नहीं है? अच्छा, तो मैं लेक्चर देती हूँ। हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा, तुम्हें मालूम गांव में सब तुम्हें क्या कहते हैं? आंधी, तूफान। अच्छे से पता है मुझे कि लोग क्या कहते हैं, और मुझे ये भी पता है कि ये नाम भी ना तुम ही ने रखा है। वैसे तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं भाई, ये दाल झुक गई थी, लकड़ी का सहारा लेके इसे बांध दिया। अब तेज हवा भी ना इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो अच्छा है, इस कमजोर शाखा को तुमने लकड़ी का सहारा दे दिया। हाँ, अब देखना कुछ दिनों बाद इस पे ना बढ़िया बढ़िया फूल लगेंगे। ठीक इसी तरह सूरज, आशा भौजी को भी तुम्हारे सहारे और साथ की जरूरत है। इसका मतलब तुम्हें यहाँ? मुझे किसी ने नहीं भेजा है सूरज, मैं अपने मन से आई हूँ। देखो किरण, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। पति पत्नी के बीच में तुम मत पड़ो। चलो, तुमने ये तो माना कि तुम दोनों पति पत्नी हो। देखो सूरज,
मैं नहीं जानती हूँ कि आशा भौजी और तुम्हारे बीच किस तरह का रिश्ता है, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। फिर तुम यहाँ क्यों आई? मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ, जो बचपन में बहुत शैतानियाँ करता था, पर अपनी शैतानियों के कारण कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुँचने देता था। मैं जानती हूँ सूरज कि मेरा कोई हक नहीं बनता है कि तुम्हारे और आशा भौजी के निजी जीवन के बारे में मैं कुछ बोलूँ, लेकिन आशा भौजी को तुम्हारी अभी बहुत ज़रूरत है। आशा भौजी आगे पढ़ना चाहती है, ठीक इसी पेड़ की डाल की तरह जिस पर भविष्य में बहुत सारे फल छुपे होंगे। जैसे तुमने इस पेड़ के डाल को एक लकड़ी का सहारा देकर मजबूती दे दी है, वैसे ही आशा भौजी को भी तुम्हारे साथ की जरूरत है सूरज। तो उसे रोका किसने? उसकी अपनी जिंदगी है, जैसे चाहे वैसे जिए। एक लड़की का ब्याह हो जाने के बाद किसी से, वो अपने आप को अपने पति के जीवन के साथ ही बांध लेती है। पति का दुख उसका अपना दुख बन जाता है, पति के सुख में ही उसका सुख होता है सूरज। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? ये सब बोलने के लिए आशा ने कहा है तुमसे? यही तो बात है सूरज, आशा भौजी ने कुछ नहीं कहा है, वो तो कभी कुछ कहती ही नहीं है। तुम्हें अपने सपनों का तो ख्याल है, लेकिन तुमने आशा भौजी के सपनों को नजरअंदाज कर दिया। मैं जानती हूँ कि मुझे कोई अधिकार नहीं है तुम लोगों के बीच में बोलने का, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगी सूरज, जो औरत शादी करके अपना सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ निभाने के लिए चली आई है, क्या तुम उसकी एक छोटी सी बात नहीं सुन सकते हो? देखो किरण, तुम तो जानती हो ना कि मैं ये शादी करना ही नहीं चाहता था। अब कर ली है तो उसकी सजा भुगत रहा हूँ। शादी की है ना तुमने, वजह चाहे जो भी हो सूरज, तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी शादी। और जो तुम बोल रहे हो ये कि सजा तुम भुगत रहे हो, अगर सही तरीके से देखा जाए ना, तो तुम्हारे इस शादी को मना ना करने की जो नाकामी थी ना, उसकी सजा आशा भौजी भुगत रही है। और अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलती कभी। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ सूरज, इसलिए दिल में जो आया वो बोल दिया। पर जाते जाते तुमसे एक बात कहूँ, मिली थी मैं आशा भौजी से, पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई आगे करने के लिए मैंने उन्हें फॉर्म दिया था, पर उन्होंने फॉर्म पर सिग्नेचर नहीं किया। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक बार तुमसे पूछ ले। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते हो ना सूरज, तो कम से कम उन्हें पढ़ाई में रजामंदी ही दे दो। क्या विधवा होना इतना बड़ा अभिशाप है सूबेदार जी? एक औरत का सम्मान उनके माथे पे लगे सिंदूर से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना? कहा भौजी, आप भी किसकी बात को लेकर बैठ गए हैं? वो भी उस सीवा का। हम परेशान नहीं हैं, बस सोच रहे हैं। परेशान भी मत होइए, इस सीवा जैसे लोग जो हैं समाज के वो जहरीले कीड़े हैं कि पास से गुजर जाए ना तो जीना दुभर हो जाएगा। जब विधाता की सबसे बड़ी मार को झेल रहे हैं तो इस शिवा जैसे लोगों की बातों से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। एक बात बताएं सूबेदार, समय के साथ साथ ना एक विधवा और भी मजबूत होने लग जाती, बिल्कुल एक पत्थर के समान, जिसके मन में भावनाएं तो होती हैं पर को जाहिर करने का अधिकार उसके पास नहीं होता। क्या अपना पति नहीं होने से औरत का जिंदगी इतना बदल जाता है भौजी? अभी तो आप समाज से पूछिए सूबेदार, जो अपने ही माँ, बहन, भाभी उनके माथे से सिंदूर धुलते ही अचानक से उनको अपनी जिंदगी से ऐसे अलग कर देते हैं जैसे मानो वो कोई अछूत है। आपने अभी तक ब्याह नहीं किया है ना सूबेदार जी, इसीलिए किसी के साथ होकर इससे फिर हमेशा के लिए अलग हो जाने का दर्द आप नहीं समझ पाएंगे। कैसा बैराग है भौजी जो एक औरत के अंदर विधवा होने के बाद ही उपजता है? वही औरत है ना जो बच्चों को जन्म देती है।
था एक पल में किसी का जीवन इतना बदल जाता है। वो जब जिए तो ऐसे जिए कि मानो सब कुछ अपना है, और अब जब वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं भौजी, कुछ है नहीं और कुछ है ही नहीं। इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। भौजी उम्मीद पे तो पूरा दुनिया कायम है। आपके कंधे पे आपके बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेवारी है। आप अगर उम्मीद छोड़ देंगे तो चलेगा कैसे? बच्चों का मुंह देखकर ही तो हम हिम्मत जुटा पाते हैं। जानते हैं भौजी, हम फौज में अपना कई साथी लोग को खोए हैं। जब हम मिशन के लिए निकलते थे तो हम में से किसी को भी पता नहीं होता था कि हम अपने पैरों पे चल के आएंगे कि अपने साथियों के कंधे पे। लेकिन अपना कर्म हम नहीं छोड़े। दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करना हमारा फर्ज था और हम उस फर्ज को निभाए। उसी तरीके से इन बच्चों को भी अच्छा भविष्य देना आपका कर्तव्य है भौजी। एक बात बताइए सूबेदार जी, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको इनाम में सिर्फ बदनामी मिलेगी? इंसानियत का स्वार्थ काफी नहीं है किसी को मदद करने के लिए भौजी। अगर थोड़ा सा प्रयास करने से किसी का भला होता है तो फिर हम प्रयास करें क्यों नहीं? मनसुखवा हमारा सिर्फ दोस्त नहीं था, ये आप भी जानते हैं। वो दोस्त से कहीं बढ़कर सहोदर भाई जैसन था। मुश्किल वक्त में कोई अपना का साथ छोड़ा जाता है भौजी। का फौज में सभी फौजी ऐसे होते हैं? ये सब तो नहीं पता है भौजी, लेकिन इतना जरूर पता है कि अपने देश के लिए फौज का एक एक फौजी अपना जान दे सकता है। आप हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। हम मदद नहीं किए भौजी, बल्कि अपना फर्ज निभाए। लेकिन आपको देख के हमको आज एक भरोसा हो गया कि औरत कमजोर नहीं होती। औरत तो कुछ कर सकती है भौजी। हमको समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे कहते हैं कि औरत कमजोर होती है। औरत तो साक्षात शक्ति का रूप होती है भौजी। लोग तो उंगली उठाएंगे और तब तक उठाएंगे जब तक उनके मन मुताबिक नहीं होता है। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि आप अपने और अपने बच्चों के भाग्य विधाता स्वयं हैं। भौजी हमको जाने का आदेश दीजिए, कहे कि हमको चक्रोड वाला पंचायत हो रहा है, उसमें जाना है। यार हम जब भी देखते हैं ना, हम इतना खुश होते हैं कि क्या बताएं। अच्छा भी जी, आओ तुम्हारे पैर में रंग लगा देते हैं। रंग छोड़, ये देख, ये देख। किसके रोके रुका है सवेरा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। यार हम जब भी देखते हैं ना, हम इतना खुश होते हैं कि क्या बताएं। 1 तोला नहीं, 1 तोला से ऊपर ही है। कुछ भी कहो, हमारा बेटा है खरा सोना। इतना अच्छा हार लाके दिया है हमको। होरी मास्टर जी अभी कुछ लाके दिए ही नहीं हमें, पहन के देखते हैं। कितना जच रहा है हमरे ऊपर। अब इसको हम कभी उतारेंगे ही नहीं।
यही तरह शराब के नशे में एक दो ठोरे और मिल जाता तो हमरे घर की तिजोरी भर जाती। कच्चा कहो, हमरा बेटा है खरा सोना। भौजी, अरे ओ मस्टाइन भौजी, घर में हो का? छबेली आ गई, चलकर उसको दिखाते हैं। आंख फटी की फटी रह जाएगी। छबेली भौजी, आओ तुम्हारे पैर में रंग लगा देते हैं, एकदम चटकदार रंग लगाएंगे। अच्छा बीली जी भौजी, बैठिए ना। रंग छोड़, ई देख पहले। हमारी अम्मा की आखिरी निशानी वो पुश्तैनी हार, वो तो तुम बेच खाए और तुमसे क्या उम्मीद रखे हम। कैसे लगा? हाँ, आंख फटी की फटी रहेगी ना तुमने। अरे ऐसे क्या देख रही हो, पूरा 1 तोला से ऊपर है। हाँ भौजी, ये हार तुम पर बहुत जच रहा है। जचेगा काहे नहीं, हमरा बेटा सीवा लाया है। सच कहे एकदम लायक बेटा है हमरा। तने लोग उसके बारे में काहे अनाप शनाप बका करत हैं। हाँ भौजी, आपका बेटा एकदम लायक है, वरना इतना भारी सोने का हार कोई ऐसे थोड़ी ना ले आता है। अरे अपनी मेहनत की कमाई से लाया है, वो भी हमरे लिए। हाँ भौजी, आपका बेटा आपसे इतना प्यार जो करता है। और नहीं तो का, वरना आजकल के लड़का बच्चा जवान होते ही अपने महतारी बाप का भूल जाते हैं। आओ भौजी, आपके पैर में रंग लगा देते हैं। हाँ हाँ, लो ये हार तो आपके गले में ही पड़ा रहेगा। लो, तुम अपना काम करो। अच्छा भौजी, एक को बात पूछे? अरे पूछो मत, पहले ये बताओ कि इतना भारी हार गांव में केहू के पास है का? अरे भौजी, ये हार तो आपके पास है, तो किसी और के पास कैसे हो सकता है? वैसे भी ये हार को देखकर लगता है ये तो किसी का पुश्तैनी हार होगा। अरे और नहीं तो का, देखो तो ई महीन नक्काशी आजकल बनत है का? देखो देखो। लेकिन भौजी, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने अपनी मजबूरी के चलते बेच दिया हो, या किसी ने शराब के चक्कर में अपनी पत्नी के गले से उतार के दे दिया हो। क्या बक रही हो तुम? हाँ, हमरा सिवा बिल्कुल ऐसा नहीं है, उल्टा वो तो सबकी मदद करता है। लेकिन भौजी, मदद के नाम पर किसी की मजबूरी का फायदा भी तो उठाया जा सकता है ना? एकदम चुप। आज तुम बहुत अनाप शनाप बोल रही हो। हाँ, हमरा सिवा बिल्कुल ऐसा नहीं है। और एक बात कह देते हैं, अगर वो ऐसा कभी करेगा भी तो सोने का नहीं, हीरे का हार होगा, तब भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। अरे भौजी, हम तो बस एक को बात कह रहे थे। आओ तुम्हारे दूसरे पैर पर रंग लगा देते हैं। अब चक्रोट आपके खेत के बीचों बीच से जा रहा है, इसलिए आपसे विनती है कि आप भी मान जाइए और चक्रोट बनने दीजिए। रामलाल, मान जाओ। ऐसा ना हो कि गांव के विकास में अवरोध उत्पन्न करने के लिए तुम पर कार्रवाई करनी पड़े और तुम्हारे खिलाफ विकास अधिकारियों से बात करनी पड़े। देखिए प्रधान जी, हम आपका इज्जत करते हैं, लेकिन अब जब फसल कटेगा तभी सड़क के लिए हम जमीन देंगे, समझे कि नहीं? उसके पहले नहीं दे सकते हैं। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। रामलाल,
गांव के करीब करीब सब जिम्मेदार लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब तुम ये बताओ कि चक्रोड बनाने में तुम्हें क्या परेशानी है? कि सिर्फ तुम्हारे कारण से गांव का विकास रुका हुआ है। ढेर मत बोलो सूबेदार, प्रधान जी से हम बात कर रहे हैं ना, सब जगह टांग रखना जरूरी है का? देखिए प्रधान जी, चक्रोड बनाने में हमको कौनो दिक्कत नहीं है, बस खाली फसल काटने की बात है, बस। चाचा, आपकी फसल का जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। बस आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि चक्रोड बनने दीजिए। तुम लोग तो जबरदस्ती हमको सब मिल करके अपना दुश्मन बना लिए। जिस समय जमीन का पैमाइश हुआ था ना, उसी समय हम समझ गए थे कि गांव का विकास बहुत जरूरी है, इसीलिए हम अपने खेती का जमीन देने से पीछे नहीं हटे थे। का मंगरू भाई, हम तुमको बोले थे ना कि अगर चक्रोड हमारा खेत के बीच से भी जाएगा तो हमको कोनो दिक्कत नहीं है, बोले थे कि नहीं बोले थे? हाँ बोले थे। अब जो इतना बड़ा जमीन त्याग कर रहा है उसका भी कुछ सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? क्यों शिवा? अरे चाचा, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? अब खेत आपका है, उसमें फसल भी आपका है, तो फैसला लेने का हक भी तो आप ही को है ना चाचा। हम तो ठेकेदार आदमी हैं, प्रधान जी कहेंगे तो कल से ही हम काम शुरू कर देंगे। प्रधान जी, एक बात कहना चाहते हैं। रामलाल सही कह रहा है। देखिए, किसान को उनकी पैदावार का हक तो मिलना ही चाहिए ना। हम इसमें रामलाल के पक्ष में हैं। इसमें पक्ष विपक्ष वाली कौन सी बात है मंगरू चाचा? यहाँ बात हो रही है गांव के विकास में अवरोध उत्पन्न करने की, जो सीधे तौर पर रामलाल चाचा कर रहे हैं। चाचा, आप ये क्यों कर रहे हैं? आपके लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है, और आप जिस फसल की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे भी पता है कि किस लिए लगाई गई है। हो सकता है कि ये सब आप किसी के दबाव में कर रहे हो। धीरज, तुम मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हो? मैंने रोक रखा है क्या चाचा को? अरे सड़क बनेगा तो मेरा भी तो फायदा होगा। और सड़क ना बनने से किसका फायदा होगा, ये भी मुझे बहुत अच्छी तरह से देखो धीरज, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते तुम? वक्त आने पर सबको साफ साफ नजर आ जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवा, इस सब में तुम्हारा हाथ है? धीरज बेटा, अगर ऐसा कुछ है ना तो तनी साफ साफ बताओ। बहुत दिन से हम इंतजार में। क्या है कि हमारा हाथ में कुछ दिन से खुजली भी हो रहा है। सूबेदार, अगर शिवा की गलती है तो शिवा से ठेका अभी के अभी वापस ले लिया जाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं प्रधान जी? ठेका वापस ले लेंगे? आप तो जानते हैं प्रधान जी कि मैं सुधर गया हूं, और मैं खुद भी तो चाहता हूं कि रोड का काम जल्दी जल्दी पूरा हो, लेकिन ये चाचा जो है बीच में कौन अड़ंगा अपना देते हैं। और आप सब लोग तो जानते हो इनको। अरे रामलाल, एक मिनट देखो, हम तुम्हारा दोस्त है ना। हम तुमसे वादा किए थे कि किसी भी परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ देंगे, किए थे ना। अरे सिर्फ बोल नहीं दिए थे, देंगे तो देंगे। लेकिन एक बात बता देते रामलाल, ये जो मामला है ना, सबके विकास का मामला है, पूरे गांव का मामला है, तो थोड़ा पीछे हट जाओ ना। पाला बदल लिया ना मंगरू भाई, ठीक है। हम अब अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ेंगे। अरे चाचा, यहाँ पर आपका कोई दुश्मन नहीं है जो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हो। हम सब लोगों ने अपने खेत की कुछ न कुछ जमीन सड़क बनने के लिए दिया है। बस अब चक्रोड आपके खेत के बीचों बीच से जा रहा है, इसलिए आपसे विनती करता हूं कि आप भी मान जाइए और चक्रोड को बनने दीजिए। रामलाल, मान जाओ। ऐसा ना हो कि गांव के विकास में अवरोध उत्पन्न करने के लिए तुम पर कार्रवाई करनी पड़े।
और तुम्हारे खिलाफ विकास अधिकारियों से बात करनी पड़े। देखिए प्रधान जी, हम आपका इज्जत करते हैं, लेकिन अब जब फसल कटेगा तभी सड़क के लिए हम जमीन देंगे, समझे कि नहीं? उसके पहले नहीं दे सकते हैं। और शिवा, अब तुम सड़क बना के दिखाओ हमको। तुम पढ़ना चाहती हो ना? ठीक है, मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे सपनों के बीच में कभी नहीं आओगी, और जब मुझे शहर जाना है मैं जाऊंगा, तुम धीरज भैया को मनाने में मेरा साथ दोगी। ये फॉर्म लो और इस पर साइन करके दो। मैं इसको आपका आदेश मानूं या शर्त? आदेश समझो, शर्त समझो या फिर सौदा समझो, हमारा तुम्हारा रिश्ता बस इसी पर टिका है। बहन जी, ये रिश्ता पक्का समझेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ भाई साहब, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, पर कुछ लेन देन की बात हो जाए। आपको पता नहीं है दहेज लेना और देना अपराध है। इस जुर्म में आपको 3 साल की जेल हो सकती है। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुक